दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स देख सकते हैं आप, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। दोस्तों, मैं आपके लिए 6 अखबारों का निचोड़ लेकर बहुत मेहनत करके आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर आता हूं। यकीन मानिए दोस्तों, ना कोई कॉपी ना कोई पेस्ट, सिर्फ और सिर्फ मेहनत का फल आपको इसमें मिलेगा। बहुत मेहनत करके जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहते हैं मैं आपके लिए लेकर आता हूं। अगर आप वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितनी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें डाली गई है। दोस्तों, मैंने जनवरी 2024 से सितंबर 2024 के पूरा का पूरा बिहार करंट अफेयर्स डाल दिया है चैनल पे, आप देख सकते हैं। और दोस्तों, जल्दी हमारे चैनल पर 1 से 2 दिनों में आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेगा 17 बीपीएससी के लिए। तो जुड़ जाइए यूट्यूब के सबसे इंपॉर्टेंट चैनल अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी से, जहां पर आपको बिहार करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और टेस्ट सीरीज 17 बीपीएससी का कंप्लीट पैकेज मिलेगा। तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। बिहार के किस युवा लेखक और पत्रकार को पत्रकारिता विधा में पंडित प्रताप नारायण मिश्र युवा साहित्यकार सम्मान 2024 के लिए चुना गया है? तो यह रविशंकर उपाध्याय है दोस्तों। बिहार के युवा लेखक और पत्रकार रविशंकर उपाध्याय को भाऊराव देवरस सेवा न्यास लखनऊ ने पंडित प्रताप नारायण मिश्र युवा साहित्यकार सम्मान 2024 देने की घोषणा की है। पत्रकारिता विधा में रविशंकर को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। यह सम्मान लखनऊ में 30वें पंडित प्रताप नारायण मिश्र युवा साहित्यकार सम्मान समारोह में दिया जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बिहार के किस जिले में स्थित नवीनगर एनटीपीसी बिजली प्लांट से बिहार को 1500 मेगावाट बिजली मिलेगी? तो दोस्तों, औरंगाबाद में है। बिहार के औरंगाबाद में स्थित नवीनगर एनटीपीसी प्लांट में 800 मेगावाट की 3 नई इकाई लगाई जाएगी। तीनों इकाई से बिहार को 500 मेगावाट बिजली बिहार को मिलेगी। बिहार में हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति बिजली खपत 363 किलोवाट हो गई है। बिहार में बिजली की खपत जो है डेली दोस्तों 8005 मेगावाट हो गई है। यानी बिहार ने बिजली, प्रति व्यक्ति बिजली खपत हो चाहे डेली का बिजली खपत हो, उसमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि बिहार जो है, जब से बिहार का जो बिजली बोर्ड है वो कंपनी बनाया, तो बिहार की बिजली चीजों में सुधार मिला है। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। भारत के ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। औरंगाबाद भारत के बिहार राज्य के मगध मंडल के औरंगाबाद जिले में स्थित एक नगर है। यह जिले का मुख्यालय भी है। बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं, जिसके नाम है दोस्तों पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर तथा मगध। दोस्तों, औरंगाबाद को बिहार का चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है। यहां पर राजपूतों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाना जाता रहा है। 2011 के जनगणना के अनुसार औरंगाबाद जिले की कुल आबादी 25,40,073 है। कुल आबादी में से 13,18,000 पुरुष और 12,21,389 महिला है। औरंगाबाद जिले का कुल क्षेत्रफल 3305 वर्ग किलोमीटर है। औरंगाबाद जिले के अंतर्गत 2 अनुमंडल औरंगाबाद और दाऊदनगर हैं। औरंगाबाद जिले की साक्षरता 17.32% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 80.11 और महिला साक्षरता 59.11 है। औरंगाबाद जिले के देव का सूर्य मंदिर बिहार के महापर्व छठ से जुड़ा है। इस मंदिर का निर्माण चंद्रवंशी राजा भैरेंद्र सिंह ने 15वीं शताब्दी में कराया था। औरंगाबाद के पीरू में प्राचीन काल से प्रीतुकुला नाम से जाना जाता है, जो लेखक बाण भट्ट का जन्म स्थान भी है। औरंगाबाद के लगातार 7 बार संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले सत्येंद्र नारायण सिंह बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री हुए थे। इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। रतन टाटा के सम्मान में किस राज्य के डाक परिमंडल ने सबसे पहले विशेष कवर जारी किया है? तो बिहार में दोस्तों, बिहार डाक सर्किल ने उद्योग और परोपकार में उनके योगदान का जश्न मनाते हुए रतन टाटा के नाम पर एक विशेष कवर जारी करके रतन टाटा को सम्मानित किया। 10 अक्टूबर 2024 को उनका निधन हो जाने के बाद टाटा को उनके दूरदर्शी नेतृत्व मूल्यों के लिए याद किया गया है। यह कवर एक श्रद्धांजलि है और संग्रह की वस्तु दोनों के रूप में काम करेगा। 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार किस देश के संगठन निहोन हिडानक्यो को मिला है? तो दोस्तों, ये जापानी संगठन निहोन हिडानक्यो ने नोबेल शांति पुरस्कार 2024 जीता है। यह संगठन हिरोशिमा और नागासाकी, जिसे हिबाकिसु के नाम से भी जाना जाता है, पर हुए परमाणु हमले में बचे लोगों की देखभाल सुनिश्चित करता है। दक्षिण कोरियाई लेखक हान कांग को 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है।
तो दोस्तों मैं सारे नोबेल पुरस्कारों की जानकारी में दे देता हूं आपको। 9 अक्टूबर को रसायन यानी केमिस्ट्री के नोबेल विजेताओं का ऐलान हुआ। इस साल ये प्राइज अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड बेकर, जॉन जम्पर और ब्रिटिश वैज्ञानिक डेमिस हासाबिस को मिलेगा। इन्हें प्रोटीन की कंप्यूटेशनल डिजाइन और उसके स्ट्रक्चर को समझने में मदद करने वाले एआई मॉडल बनाने के लिए सम्मान दिया जाएगा। भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए जॉन जे हॉपफील्ड, जेफरी हिंटन के नाम की घोषणा की गई थी। जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने वाली खोजों के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। 2024 के चिकित्सा यानी मेडिसिन का नोबेल प्राइज विक्टर एम्ब्रोज और गेरी रुकवन को मिला है। रुकवन को उन्हें यह प्राइज माइक्रो आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड की खोज के लिए दिया गया है। माइक्रो आरएनए से पता चलता है इस शरीर में कोशिकाएं कैसे बनती है और काम करती है। जापान का जो संगठन है जो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल दोबारा कभी नहीं किया जाना चाहे, उस पर वह अपना सहमति है। जापानी संगठन निहोन हिडानाको का गठन साल 1956 में हुआ, जिसका मिशन परमाणु हथियारों से होने वाले नुकसान को लेकर दुनिया भर में जागरूकता फैलाना है। नोबेल समिति ने परमाणु हथियारों के खिलाफ आवाज उठाने को लेकर निहोन हिडानाको की तारीफ की। अगले साल हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाने के 80 साल पूरे हो जाएंगे, जिसमें लगभग 1,20,000 लोगों की तुरंत मृत्यु हो गई थी। जापान के पूर्व रक्षा मंत्री शिगेरू इशिबा देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। होन्शु जापान का सबसे अधिक आबादी वाला और सबसे बड़ा द्वीप है। दोस्तों इसमें से कोई भी क्वेश्चन जापान के बारे में पूछा जा सकता है। जापान के क्षेत्र में 4 बड़े द्वीप होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू तथा अन्य छोटे द्वीप शामिल हैं। दोस्तों होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। यह बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। जापान एक बहुत शक्तिशाली पूर्वी एशियाई देश है, जिसे अक्सर उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है। जापान का पुराना नाम निहोन या निप्पन है। अमेरिका ने जापान की हिरोशिमा पर 78 साल पहले आज ही के दिन 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया था। अमेरिका ने इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु हमला किया था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में 127 देशों की सूची में भारत को दोस्तों 105वां स्थान मिला है। पिछले साल 2023 में 125 देशों की सूची में 111वें स्थान पर भारत था। 2022 में 121 देशों में 107वें स्थान पर भारत था, यानी इस साल मामूली हालत ठीक है। लेकिन अभी भी हंगर इंडेक्स का स्कोर 27.3 है, जो गंभीर बना हुआ है। वहीं नेपाल 68वें स्थान पर, श्रीलंका 56वें, बांग्लादेश 84वें नंबर पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स बताता है कि किसी भी देश में भूखमरी की स्थिति क्या है। इस लिस्ट को हर साल कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प जर्मनी जो नामक यूरोपियन एनजीओ तैयार करती है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले भारत ने इस रिपोर्ट को नकार दिया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में कुपोषित आबादी 13.7% है। निमरिंजी शेरपा दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे युवा पर्वतारोही कौन बनी है? तो दोस्तों ये नेपाल की रहने वाली है निमरिंजी शेरपा। नेपाल के 18 वर्षीय नीमा रिंजी शेरपा दुनिया में 8,000 मीटर ऊंची सभी चोटियों पर फतह हासिल करने वाली दुनिया की सबसे युवा पर्वतारोही बन गए हैं। अपने साथी पर्वतारोही पसांग नरबू शेरपा के साथ चीन की सिसापांगाम्बा चोटी पर बुधवार को झंडा फहराने के बाद उन्होंने उपलब्धि हासिल की है। नेपाल विश्व के प्रतिशत आधार पर सबसे बड़ा हिंदू धर्मावलंबी राष्ट्र है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बनाए गए हैं। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं। 5 भारतीय राज्य हैं जिनके माध्यम से नेपाल अपनी सीमा साझा करता है। उसमें दोस्तों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के साथ लगभग 1850 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। नेपाल दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट का देश है और गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी भी नेपाल में ही स्थित है। नेपाल दुनिया का बेहद खूबसूरत देश है, जिसे दुनिया की छत के रूप में भी जाना जाता है। हालिया आई रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक कैंसर की घटना किस भारतीय राज्य में हुई है? तो मिजोरम में दोस्तों। मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश भारत में सबसे अधिक कैंसर दर वाले राज्य हैं। वर्तमान में स्तन कैंसर, गर्भाशय का कैंसर भारत में महिलाओं में सबसे आम कैंसर है। भारतीय राज्य केरल के तिरुवनंतपुरम और कोल्लम जिलों में महिलाओं में थायराइड कैंसर की घटना दर सबसे अधिक है। कैंसर विषाणु द्वारा फैलता है। सबसे अधिक कैंसर के मामले ऑस्ट्रेलिया में देखे गए हैं। हर साल विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 2024 का थीम
अभी भी देखभाल की कमी को पूरा करे हैं। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहमा है। मिजोरम के राज्यपाल पू इंद्रसेना रेड्डी नल्लू हैं। मिजोरम 7 सिस्टर राज्यों में से एक है। हाल ही में इसे सबसे हैप्पीएस्ट स्टेट के रूप में घोषित किया गया है। किस पूर्वोत्तर राज्य ने शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण बनाए रखने वाले कानून को मंजूरी दी है? तो नागालैंड ने दोस्तों। पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड ने शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण बनाए रखने वाले कानून को मंजूरी दी है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रुए हैं। दीमापुर राज्य का सबसे बड़ा नगर है। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को भारत के 16वें राज्य के रूप में हुई थी। नागालैंड में ईसाई धर्म के लोग लगभग 88.1% हैं। नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन है। नागालैंड को भारत में त्योहारों की भूमि के रूप में जाना जाता है। यहाँ हॉर्नबिल महोत्सव को देखने के लिए भारतीय और विदेशी पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है। इसे पूरब का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। नागालैंड की कुछ प्रमुख जनजातियां हैं: अंगामी, आओ, चाखेसांग, चांग, खियामिन उंगन, कुकी, कोन्याक, लोथा, फोम, पोचुरी, रेंगमा, संताम, सुमी, थीमस चुंगरू और जेलियांग आदि। यहाँ मुख्यतः सलेश और बर्न खेती प्रचलित है, जिसे स्थानीय तौर पर झूम के नाम से जाना जाता है। दिवंगत रतन टाटा के निधन के बाद टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन नोएल टाटा को बनाया गया है। दिग्गज उद्योगपति और टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा का 9 अक्टूबर 2024 को निधन हो गया। वो 86 वर्ष के थे। रतन टाटा को 2008 के पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया के सबसे ऊंचे इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप का अनावरण किया गया? तो दोस्तों लद्दाख में 4 अक्टूबर 2024 को परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अजित कुमार मोहंती ने हानले लद्दाख में मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट वेधशाला का उद्घाटन किया है। यह स्मारकीय सुविधा एशिया में सबसे बड़ी इमेजिंग चेरेनकोव दूरबीन है और दुनिया में अपनी तरह की सबसे ऊंची दूरबीन है, जो लगभग 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य भारतीय उद्योग भागीदारों के सहयोग से भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित NACA भारत के उन्नत खगोल भौतिकी अनुसंधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। दूरबीन मुख्य रूप से उच्च ऊर्जा वाली गामा किरणों का अवलोकन करेगा, जिससे ब्रह्मांड की कुछ सर्वाधिक ऊर्जावान घटनाओं जैसे सुपरनोवा, ब्लैक होल, गामा रे विस्फोटों के बारे में जानकारी मिलेगी। मेष परियोजना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, अंतरिक्ष अनुसंधान में भारत के योगदान को आगे बढ़ाना तथा वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय में भारत की स्थिति को मजबूत करना है। लद्दाख के उपराज्यपाल VD मिश्रा हैं। लद्दाख दोस्तों, इसका क्षेत्रफल 95,895,876 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की दृष्टि से आसपास के क्षेत्रों में सबसे बड़ा है। इसे लैंड ऑफ पोसेस ला दर्रा दख भूमि के रूप में भी जाना जाता है। इस क्षेत्र को भारत द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रशासित किया जाता है। जो जिला दर्रा लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित एक उच्च पर्वतीय दर्रा है। यह लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। यह और केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और कश्मीर के बीच एक महत्वपूर्ण लिंक प्रदान करता है। कुछ दर्रों के बारे में आज हम जान लेते हैं दोस्तों। बनिहाल दर्रा कश्मीर घाटी को बाएं हिमालय और दक्षिण मैदानों में इलाकों के साथ जोड़ता है। बारालाचाला दर्रा हिमाचल प्रदेश के लाहौल को लेह जिले से जोड़ता है। फोटुला दर्रा लेह को कारगिल से जोड़ता है। रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटी से जोड़ता है। सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से, जेलेपला दर्रा सिक्किम को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से, नाथुला दर्रा सिक्किम को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। लिपुलेख दर्रा भारत की चौड़ंग घाटी को तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से, यह उत्तराखंड, चीन और नेपाल के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। खादुरंगला लद्दाख को सियाचिन ग्लेशियर से जोड़ता है। यह विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग्य दर्रा है। बोमडीला दर्रा यह अरुणाचल प्रदेश में है। नौसेना के नागरिकों के कल्याण को बढ़ाने पर अपने फोकस के अनुरूप भारतीय नौसेना ने किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो बजाज एलियांज के साथ। 2024 नौसेना नागरिकों का वर्ष पहल के हिस्से के रूप में भारतीय नौसेना ने अपने नागरिक कर्मचारियों को प्रतिस्पर्धी दरों पर टर्म इंश्योरेंस सहित स्वैच्छिक जीवन बीमा प्रदान करवाने के लिए बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस का साझेदारी की है। यह अपने नागरिक कर्मचारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा और समावेशिता के लिए नौसेना की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी हैं। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह है। भारतीय थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी हैं। सेना कमांडरों का शिखर सम्मेलन 2024 में कहां आयोजित किया गया है? तो सिक्किम में दोस्तों 2024 का दूसरा सेना कमांडर सम्मेलन 10 अक्टूबर को सिक्किम के गंगटोक के एक अग्रिम स्थान पर हाइब्रिड प्रारूप में शुरू हुआ। भारतीय सेना के वरिष्ठ नेताओं को एक साथ लाने वाला सम्मेलन देश के समग्र सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा करने, प्रमुख वैचारिक मुद्दों को संबोधित करने और उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीति तैयार करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गंगटोक में आयोजित कार्यक्रम में भाषण दे रहे हैं, जिसमें भारत के सामने उभरती सुरक्षा चुनौती और सेना की रणनीतिक प्रक्रियाओं को रेखांकित किया जाएगा। राजनाथ सिंह सैनिकों के साथ दशहरा भी यहीं पर मनाएंगे। श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने देश में कितने नए ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का निर्णय लिया है? देखिए दोस्तों, कर्मचारी राज्य बीमा निगम जो है पूरे देश भर में 10 नए अस्पताल खोलेगी। श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया के नेतृत्व वाली सरकार ने 10 नए ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता योजना को जून 2026 तक बढ़ाने की घोषणा की है। ये निर्णय प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस पर अगले 5 वर्षों में 75,000 मेडिकल सीटें जोड़े जाने के वादे के अनुरूप है। 2018 में शुरू की गई अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना नए रोजगार की तलाश कर रहे ईएसआईसी बीमित व्यक्तियों को बेरोजगारी लाभ प्रदान करती है। इस योजना को 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2026 तक 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। भारतीय क्रिकेट के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को किस राज्य का डीएसपी बनाया गया? तो तेलंगाना का। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने तेलंगाना डीजीपी कार्यालय में डीएसपी का पदभार संभाला है। तेलंगाना पुलिस ने इसकी पुष्टि की है। सिराज से पहले कई ऐसे भारतीय क्रिकेटर हैं जो पुलिस महकमे में काम कर रहे हैं। इन खिलाड़ियों में पूर्व क्रिकेटर जोगिंदर शर्मा, दीप्ति शर्मा, हरमनप्रीत कौर, हरभजन सिंह भी शामिल हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं। तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्लीन एनर्जी के लिए किस आईआईटी के साथ सहयोग किया है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने क्लीन एनर्जी के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया है। एमओयू का उद्देश्य नीति विश्लेषण, ऊर्जा प्रौद्योगिकी रुझानों पर सूचना आदान प्रदान करना है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी एक पेरिस स्थित स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1974 में हुई थी। तो दोस्तों, यह रहा 11 अक्टूबर 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।